स्टूडेंट्स, तो आज हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब तो ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और आपने स्टडी कर लिया है ऑलरेडी। और शावर स्क्रीनिंग टेस्ट में किस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में हमें ज़्यादातर फोकस करना है। लेकिन उससे पहले जैसे क्वेश्चंस देखने से पहले ब्रीफ कंसेप्ट या फिर ब्रीफ आइडिया जो बोलते हैं तो वो हम इस टॉपिक से रिलेटेड लेते हैं। जैसे प्लेन मिरर का कंसेप्ट है, स्पेरिकल मिरर का कंसेप्ट है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, दो प्लेन मिरर्स अगर किसी पर्टिकुलर एंगल में इंक्लाइन करते हैं तो उसमें इमेज कितने फॉर्म होते हैं, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, तो उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है और कैसे मतलब कितने इमेज फॉर्म हो जाते हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो देखते हैं रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है। तो पहले तो रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, बाद में रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन स्पेरिकल लेंस का भी हो सकता है, स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स स्फीयर, ये जो है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे बाद में। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। पूरा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं स्टडी करेंगे, बस ये जस्ट आइडिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं स्पेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बारे में, तो वो न्यूमेरिकल पे हमें ज़्यादा फोकस देना है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे लेकिन वहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा, तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट भी हमें मालूम होने चाहिए। बराबर है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ऑब्जेक्ट और सरफेस एंड कम बैक इन द सेम मीडियम, देन दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो उसी मीडियम में अब ये रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस होते हैं। ओके, तो आप इसके बारे में जानते हैं, डिटेल में नहीं जाना हमें। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कोई एक प्लेन सरफेस है या फिर हम उसको बोलेंगे मिरर है, कोई प्लेन मिरर का नॉर्मल ये वाला पोर्शन, जो एक लाइन जो कि सरफेस को परपेंडिकुलर रहती है उसको नॉर्मल बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे रहेगा इस तरह से, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इंसिडेंट रे। तो जैसे लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी, ओके, जैसे कि ए बी, ओके, ये लाइन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से। ओके, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और ये नॉर्मल है कोई एन एन डैश। ओके, एन एन डैश। तो ये इस तरह से हम ये भी नाम दे सकते हैं, ए एन डैश सी, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है, इस तरह से भी हम नाम दे सकते हैं। या फिर ए कोई ए बी और ये बी सी रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रे ए बी बी सी रिफ्लेक्टेड रे, और ये प्लेन सरफेस एक्स वाई। तो इस तरह से लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन जब भी ये रिफ्लेक्ट होती है लाइट रे या फिर रे ऑफ लाइट, जैसे किसी प्लेन पॉलिस्टर सरफेस पे इंसिडेंट हो जाता है, तो वहां से वहां पर क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो सेम मीडियम में वापस चला जाता है। तो जैसे वापस चला जाएगा तो हम कुछ लॉज उसके बारे में स्टडी करते हैं। लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये सारे एक ही प्लेन में रहते हैं। एंड हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो आई के, ये यहाँ पर आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो हियर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमेशा मतलब अगर चाहे मतलब प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कौन सा भी कॉन्वेक्स, कौन सा भी मिरर हो, तो रिफ्लेक्शन जहां पर भी आ जाएगा तो ये रूल सेटिस्फाइड करेगा, याद रखना। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये रूल याद रखना है हमें। अब जैसे कोई एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर मानते हैं कि कोई प्लेन मिरर है इस तरह से। ओके, ये प्लेन मिरर। दूसरी बात, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जैसे लाइट ऑब्जेक्ट पे जाके इंसिडेंट होगी, अब नॉर्मल से जो भी लाइट आ रही है, तो एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन नॉर्मल से अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ से वो क्या हो जाती है? वापस भी चली आती है। तो ये जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम मानते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, अब इमेज कैसे फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो कोई एक प्लेन मिरर है एक्स वाई, तो इससे इमेज कैसे फॉर्म होती है ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, प्लेन मिरर। और कुछ उसके बेसिक प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे, जो कि जैसे कि हमने अभी बोला था कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो आपको इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है,
तो लाइट जैसे इंसिडेंट हो जाएगी नॉर्मली तो उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है। और दूसरा यहाँ पर एक लाइट जो है यहाँ पर जाएगी, ओके, इंसिडेंट होगी, और वहां से क्या हो जाएगी, ये इंसिडेंट हो रही है, और वहां से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी इसी डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है? अब ये नॉर्मली जो लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये सीधा, अब ये समझो ये प्लेन मिरर नहीं होता तो लाइट इस तरह से चली जाती है आगे इस तरह से। ओके, और दूसरी बात यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से, ये लाइट रे जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ से अगर देखो एक्सटेंशन अगर लेते हैं इसका तो ये लाइट यहाँ तक चली जाती है। ओके, मतलब रिफ्लेक्शन जो है यहाँ इंसिडेंट रे प्लेन मिरर, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। ओके, तो ये इसका ये नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर रहेगा, बराबर है। तो एक्सटेंशन जो है इसका, जो रिफ्लेक्टेड रे इसका एक्सटेंशन अगर देखते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर कहाँ तक जाता है तो मिलेगा हमें यहाँ तक जा रहा है। ओके, तो इमेज जो फॉर्म हो रही है कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। ओके, ये कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर वहां पर क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो उससे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम बना सकते हैं। क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है इसकी, तो जितने मतलब जो भी इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर के कंसेप्ट में जो भी इमेज फॉर्म होती है वो इमेज है हमेशा कैसे रहेगी, वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी। ओके, वर्चुअल। अब ये वर्चुअल और मतलब जो रियल इमेज का आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर दो रेज डायरेक्टली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं डायरेक्टली, तो उसको वहां पर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। आगे चलकर हम मिरर के जो स्फेरिकल मिरर के जो कंसेप्ट है उसमें हम देख सकते हैं रियल इमेज कैसे फॉर्म होती है और वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्सटेंशन पार्ट जब एक दूसरे को मिलता है, उसका एक्सटेंशन मतलब ये वाला पार्ट। ओके, तो वहां पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इमेज क्या होती है, सो दैट इज द वर्चुअल इमेज। तो इस केस में प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है। समझ में आ रहा है, इमेज कैसी आ रही है यहाँ पर, वर्चुअल इमेज। और दूसरी बात ये कैसी है, इरेक्ट। रियल इमेज जो रहती है उल्टी रहती है, बाद में देखेंगे उसके बारे में भी। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज जो रहती है वो इरेक्ट रहती है, सीधी रहती है। अब दूसरे जितने ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी इमेज की साइज रहेगी, जितने ऑब्जेक्ट की साइज होती है उतनी इमेज की साइज प्लेन मिरर के कंसेप्ट में। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये लैटरली इन्वर्जन जो है, लैटरली इन्वर्जन तो यहाँ पर वो दिखाई देता है। तो लैटरली इन्वर्जन फेनोमेना क्या होता है, लेफ्ट हैंड अपेयर्स एज राइट एंड राइट हैंड अपेयर्स एज लेफ्ट। जैसे किसी मिरर में हम देखते हैं हमारी इमेज, तो हमारा लेफ्ट हैंड वो हमें राइट हैंड के मतलब राइट हैंड दिखता है, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है। तो लेफ्ट हैंड अपेयर्स एज राइट, राइट हैंड अपेयर्स एज लेफ्ट। ओके, तो इस तरह से वो हमें दिखाई देगा। तो ये लैटरली इन्वर्जन फेनोमेना जो है तो यहाँ पर वो हमें दिखाई देता है। दूसरी बात, यहाँ पर जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज रहेगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, जितने जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से, तो इमेज उतने डिस्टेंस से क्या रहेगी, मिरर से रहेगी उतने डिस्टेंस से। लेकिन ये बिहाइंड द मिरर रहती है, ऑन स्क्रीन नहीं रहती, बिहाइंड द स्क्रीन या फिर बिहाइंड द मिरर। तो लुकिंग ग्लास जो रहता है, तो लुकिंग ग्लास ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, मिरर का, प्लेन मिरर का। तो जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतने दूरी पर इमेज भी फॉर्म हो जाएगी। अब अगर ये ऑब्जेक्ट, याद रखना इस पे क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं। अब ये समझो, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहां पर, मिरर की तरफ। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ वेलोसिटी v, ओके, देन इमेज आल्सो मूव्स विथ वेलोसिटी v टुवर्ड्स द मिरर। तो इमेज भी v वेलोसिटी से उस तरफ जाएगी। अब विथ रेस्पेक्ट टू हुम जो है ये बहुत यहाँ पर काम करता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू मिरर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इमेज भी क्या करेगा, v वेलोसिटी से चला जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बाद में पूछे जाते हैं, लेकिन ये इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अगर पूछा जाए तो ये 2v वेलोसिटी से मूव करेगा। विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है या फिर विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, इस पे ध्यान रखना। विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है तो v वेलोसिटी से मूव करेगा, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है तो 2v वेलोसिटी से मूव करेगा इस डायरेक्शन में इमेज। ओके, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर्स किसी पर्टिकुलर एंगल में इंक्लाइन करते हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म हो जाते हैं उस केस में, तो वो भी केस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और दूसरा एक यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि
किसी भी इंसान या फिर किसी की भी एक फुल इमेज अगर किसी मिरर में दिखाई देनी है तो इमेज के सॉरी मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए? तो साइज कितनी होनी चाहिए? हमेशा हाफ ऑफ द साइज ऑफ व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट फुल साइज में अगर हमें मिरर में दिखाई देना है, ओके, और उसको देखना है फुल साइज में, तो उसकी फुल साइज मतलब जो इमेज है वहां पर मिरर में, वो देखने के लिए मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए? हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है या फिर जितनी हाइट है उससे हाफ हाइट, एटलीस्ट हाफ हाइट कितनी होनी चाहिए मिरर की, तभी वो फुल इमेज वहां पर दिखाई देगी। ओके, तो ये भी याद रखना। कुछ क्वेश्चंस वहां पर बन सकते हैं, बाद में देखेंगे उसके बारे में, या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जब आते हैं तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरा यहाँ पर देखते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। इमेज formed by two plane mirrors inclined inclined to each other inclined to each other image formed by two plane mirrors inclined to each other by an angle theta। ओके, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं at an angle theta, at an angle theta। ओके, तो कितने इमेज फॉर्म हो जाते हैं? तो इस पे क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछे जा सकते हैं। अब इसमें देखना है पहली केस। ओके, अब जो फार्मूला रहेगा तो ये कैसे रहेगा हम देखते हैं। जैसे कोई एक दो प्लेन मिरर्स है इस तरह से, और कुछ एंगल है दोनों के बीच में थीटा। अब ये थीटा एंगल कितना है, इसके ऊपर भी बहुत सारी इमेज के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, अब ये जो फार्मूला है कौन सा है? इफ, पहली केस है। अब इसमें कुछ बेसिक रूल्स है, वो रूल्स भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर ब्रीफली हम रूल्स भी स्टडी करते हैं, तो साइमल्टेनियसली इसके आंसर भी आपको समझ में आ जाएंगे। इफ 360 by theta is equal to n is an integer, even integer। अब ये इवन इंटीजर का मतलब क्या होता है? सम, जो बोलते हैं ना सम संख्या। ओके, तो ये 360 बाई थीटा इज इक्वल टू एन, ये तो बेसिक फार्मूला है। नंबर ऑफ एन, एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो फार्मूला क्या रहेगा उसका? बेसिक फार्मूला 360 बाई थीटा। अगर ये इवन इंटीजर है, इसका आंसर मतलब एन थीटा, समझो ये मान लेते हैं कि थीटा कितना है, सपोज थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये फार्मूला क्या बनेगा? n इज इक्वल टू 360 बाय 90। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो ये 4 क्या है यहाँ पर? इवन है। ये 4 क्या है? इवन नंबर है। अगर इवन नंबर आता है, याद रखना इसको, अगर इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड जो है, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड क्या रहेगा? n माइनस वन। ओके, तो n माइनस वन, n क्या है यहाँ पर? 360 बाई थीटा। तो n क्या है यहाँ पर? 4, 4 माइनस वन, तो 3। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड क्या रहेगा यहाँ पर? 3 रहेगा। कब? जब ये 360 बाई थीटा की वैल्यू अगर इवन आती है, तो ये इस तरह से हम n माइनस वन यहाँ पर लिखते हैं। अब ये किसी मतलब कौन से भी केस के लिए मान लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये जो एंगल है दो प्लेन मिरर के बीच में, तो आप तुम्हें ऑब्जेक्ट आप कहां पर भी रख सकते हो, ये इसका बायसेक्टर रहेगा। ये इसको बायसेक्टर बोलते हैं। तो बायसेक्टर मतलब क्या है? ये थ्री, अब ये टोटल एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो आप इस केस में जब आंसर अपना 360 बाई थीटा जो है इवन इंटीजर आता है, तो याद रखना ये जो ऑब्जेक्ट है आप कहां पर भी रखो, एंगल बायसेक्टर पे रखो, या फिर थोड़ा सा ऊपर रखो, या फिर थोड़ा सा नीचे रखो। माने कि मतलब ये 60 डिग्री है तो 20 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री, तो वहां पर भी आप रखते हो तो नंबर ऑफ इमेज उतने ही आएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। याद रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मान लेते 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाता है? n इज इक्वल टू 360 बाय 60। तो n कितना आ जाएगा? तो ये 6।
बराबर है। तो ये 6 क्या है फिर, इवन इंटीजर है। 6 क्या है, इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, n-1। तो n-1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-1 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6-1, सो दैट इज इक्वल टू 5 इमेजेस। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बन रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह से बनेंगे नंबर ऑफ इमेजेस। आपको समझ में आ रहा है? ओके। ये जो फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 360/θ-1 या फिर n-1, दोनों भी सही है। ओके। अब ये 60 डिग्री के लिए, अब ये इवन इंटीजर कब कौन से केस में आ जाएगा, एक तो इसमें आ रहा है 60 के डिग्री के केस में आ रहा है, 90 डिग्री के केस में आ रहा है, और दूसरा कौन सा नंबर है, जैसे कि 30 डिग्री। तो ये इफ थीटा इज इक्वल टू, अब देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मान लेते थीटा 30 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360/θ। तो n इज इक्वल टू 360 बाय, ये थीटा कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ रहा है ये, तो ये कितने आ रहे हैं 12। n इज इक्वल टू 12 हो तो फिर से क्या है, ये नंबर इवन है। अगर ये इवन है तो n-1, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ जाएंगे, 12-1 तो 11 इमेजेस। तो इस केस में इमेजेस कितने आ रहे हैं, 11 इमेजेस। आप 30 एंगल, ऐसा नहीं कि मतलब ये 30-60, ये तो बस कैलकुलेशन के लिए देख रहा हूँ। कभी कभी ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है या फिर ऑड इंटीजर भी आ सकता है। अगर ऑड इंटीजर आता है या फिर फ्रैक्शन में आता है तो किस तरह से उसका आंसर लिखना है, तो ये भी हम आगे चलकर देखेंगे। तो ये 11 इमेजेस आ गए, तो कौन सा भी एक नंबर ले लो आप, कौन सा भी एक एंगल, तो ये प्लेन मिरर कौन से भी एंगल पे आप रख रहे हो तो भी उसके लिए ये वैलिड रहेगा। अब जैसे 45 के लिए लेते हैं, ये थीटा इज इक्वल टू, अब ये क्या आ रहा है, ये क्या है 45 डिग्री। ओके, ये क्या है 45 डिग्री। तो n इज इक्वल टू 360/30, सॉरी 45, तो कितना आ रहा है, तो 90 के केस में कितना आ रहा है, तो 4, तो ये क्या आ रहा है 8, बराबर है। तो 8 क्या है फिर से, इवन इंटीजर है। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएगी, n-1, तो 8-1, सो दैट इज इक्वल टू 7 इमेजेस। इस केस में इमेजेस कितने आ रहे हैं, 7 इमेजेस आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये सब इवन इंटीजर के लिए है। इंटीजर मतलब 360/θ की वैल्यू अगर इवन आती है तो ये इसके लिए है। अब देखते हैं कि कुछ अगर ये ऑड नंबर आता है तो क्या होता है, ऑड नंबर में जब आता है। Okay. उसके बारे में भी हम देखेंगे ऑड के केस में। आपको समझ में आ गया, सिर्फ इवन के लिए बनाया हमने। अब ऑड के केस में देखते हैं, तो बस आपको एंगल दिया जाता है पर्टिकुलर, और आपको पूछा जाता है कि ये इवन है, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपको नंबर ऑफ इमेजेस जो भी आते हैं तो आप लिख सकते हो वहां पर। अब ऑड की केस लेते हैं थोड़े से, मतलब ऑड में अगर ऑड नंबर आता है तो क्या होता है। अब देखते हैं, इफ 360/θ इज इक्वल टू n इज ऑड इंटीजर, अगर ये ऑड इंटीजर आता है तो क्या, ओके, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड जो है वो क्या आ जाएंगे n, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज n, कौन से केस में, इफ, कौन से केस में, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली, असिमेट्रिकली। अब ये असिमेट्रिकली या फिर सिमेट्रिकली क्या होता है हम देखेंगे। एंड 360/θ इज इक्वल टू n, ये तो ऑड ही है, अब तो ये ऑड आ रहा है, बस ये ऑब्जेक्ट कहां पर रख रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड सेकंड है इसमें,
number of images formed number of images formed इज n माइनस वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए बहुत बार। तो द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज n माइनस वन। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज n माइनस वन। कौन सी केस में? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। अगर हम ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस करते हैं तो समझ में आ रहा है? तो सिमेट्रिकली कैसे और असिमेट्रिकली का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। ये कोई दो प्लेन मिरर्स है इस तरह से। ओके, अब ये एंगल थीटा है यहाँ पर। अब ये जो थीटा है हम कैसे रख रहे हैं? सिमेट्रिकली या फिर असिमेट्रिकली की कहानी। अब ये कौन सा एंगल लेते हैं? मान लेते हैं कि इसके बीच में ये जो पूरा एंगल है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 72 डिग्री। कितना है? 72 डिग्री। ओके, तो ये 72 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36। ये सेम। अगर ये 36 है, हम कैसे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट? सिमेट्रिकली। एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं उसको, मतलब इक्वली डिवाइड हो गया एंगल, एंगल बाइसेक्टर है। अगर अब ये देखो, ये 72 डिग्री है, 360 बाय थीटा n इज इक्वल टू। ओके, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360 बाई, अब ये थीटा कितना है? ये थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। 72, तो n कितना आ गया? 5। तो क्या है? ये ऑड इंटीजर है। ये क्या है फिर? यहाँ पर ऑड इंटीजर। अगर ये ऑड इंटीजर आ रहा है तब इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। ये तो 5 ऑड इंटीजर में आ रहा है, तो इसमें अब क्या हो रही है? दो पॉसिबिलिटीज हो रही है। एक तो ये ऑड है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज n, तो एज इट इज रखते हैं नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली। अगर सिमेट्रिकली रखते हैं तो n माइनस वन। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज n माइनस वन इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। अब हमने उसको सिमेट्रिकली रखा है। ओके, तो सिमेट्रिकली रखा है मतलब क्या आ जाएगा? इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, या फिर उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, या फिर सिमेट्रिकली, प्लेस्ड सिमेट्रिकली। तो क्या हो जाता है? अगर सिमेट्रिकली प्लेस करते हैं तो ये क्या आ जाता है? n माइनस वन। तो ये कितना है? 5 माइनस वन, सो दैट इज इक्वल टू 4 इमेजेस, अगर सिमेट्रिकली रखते हैं। ओके, और दूसरे केस में अब ये तो ऑड इंटीजर आ रहा है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, if object is placed, what is that? Asymmetrically. अगर ऑब्जेक्ट हम असिमेट्रिकली प्लेस करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर देखना है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली, असिमेट्रिकली का मतलब क्या है? यहाँ पर कहीं तो ऑब्जेक्ट रखा है हमने, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर रखा है, या फिर कुछ नीचे यहाँ पर रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असिमेट्रिकली। ओके, थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे। तो नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360 बाई थीटा, n इज इक्वल टू 5, तो 5 इमेजेस। तो ये 360 बाय 72, तो ये 7 n कितना आ गया? 5। तो एज इट इज इतना ही रखेंगे। अगर असिमेट्री रखते हैं, ये कौन सी केस में? जब ऑड आ रहा है, तो जब 360 बाय थीटा का आंसर अगर इवन आता है, 360 बाय थीटा इवन आता है, तो फिर आप असिमेट्रिकली रखो, सिमेट्रिकली रखो, डजंट मैटर। समझ में आ रहा है? तो जो n माइनस वन, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ऑड आता है तो ये दो केसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सिमेट्रिकली रखा है ऑब्जेक्ट या फिर असिमेट्रिकली रखा है, इसके ऊपर आंसर आ जाएगा। सिमेट्रिकली रखा है तो n माइनस वन, असिमेट्रिकली रखा है तो एज इट इज n, जो भी 360 बाई थीटा का रेशियो आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो 360 बाई थीटा माइनस वन, n माइनस वन मतलब क्या है? 360 बाई थीटा माइनस वन। ओके, तो ये इस केस में ऐसे आ रहा है। जैसे अब ये केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, मान लेते थीटा कितना है? 120 डिग्री। अब इसमें इस केस में क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, तो ये 360 बाई 120, तो ये कितना आ रहा है? 3। तो ये क्या है? फिर से ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर। तो n इज इक्वल टू 3 इफ ऑब्जेक्ट इज, n माने नंबर ऑफ इमेजेस, इफ ऑब्जेक्ट इज
प्लेस्ड कैसा है, असिमेट्रिकली, एंड n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ रहा है, 3 - 1, तो उससे कम हो जाएगा 2, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, प्लेस्ड सिमेट्रिकली, समझ में आ रहा है। तो सिमेट्रिकली प्लेस करते हैं तो ये आ जाएगा n-1, असिमेट्रिकली प्लेस करते हैं तो जितना है उतना ही। ओके, तो ये अलग अलग केसेस है, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मतलब पूछे ही जाते हैं, तो ये रूल्स याद रखना। ये तो हो गया सिमेट्रिकली असिमेट्रिकली का कंसेप्ट, या फिर इवन या फिर ऑड आता है इंटीजर। अगर फ्रैक्शन में आता है तो क्या, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में आता है तो क्या, उसके बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, ओके, अब फ्रैक्शन की केस लेते हैं। इफ 360/θ is equal to n is fraction, ये क्या है, फ्रैक्शन है। 360/θ is equal to n is fraction, तो इंटीग्रल पार्ट लेते हैं। देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज, अब कैसे लेते हैं हम इसको नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, जैसे कि एंगल अब 80 डिग्री है, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट, इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट। जैसे अब यहाँ पर मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री, तो ये कोई इस तरह से आ जाएगा 80 डिग्री के लिए। दो प्लेन मिरर्स, ये थीटा जो है वो कितना है, 80 डिग्री, ये दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल जो है वो 80 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 360/θ, तो n इज इक्वल टू 360/80 डिग्री, तो ये 80, तो कितना आ रहा है, ये 4.5, तो ये 4.5 आता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ जाएगा, सिर्फ जो डेसिमल के बाद, मतलब ये पॉइंट के बाद कोई भी आता है नंबर तो उसको छोड़ देना है। ओके, और डेसिमल के पहले जो भी है, मतलब 4, 2, 3 जो भी कंप्लीट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट, तो ये 4 के पहले क्या है, पॉइंट के पहले क्या है, डेसिमल के पहले 4 है, तो 4 इमेजेस, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अगर दूसरा, अगर 70 डिग्री लेते हैं, ओके, थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो n इज इक्वल टू 360/θ, तो ये 360/70, तो कितना आ रहा है, 5.14, n की वैल्यू कितनी है, 5.14। तो नंबर ऑफ इमेजेस, n तो नंबर ऑफ इमेजेस होता है, तो n क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो दैट इज 5 इमेजेस। इस केस में इमेजेस कितने फॉर्म हो रहे हैं, 5 इमेजेस। तो ये डेसिमल के बाद, मतलब सिर्फ हमें इंटीग्रल पार्ट ही लेना है, तो 1 भी आ रहा है या फिर 9 भी आ रहा है, 2, 4 जो भी आ रहा है डेसिमल के बाद, उसको हमें छोड़ देना है, डेसिमल के पहले जो वैल्यू है बस वही हमें यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से मतलब कोई भी क्वेश्चन सब अगर पूछा जाता है तो इसके अलावा तो कोई आंसर नहीं होगा। मतलब दो प्लेन मिरर्स के बीच में कितने इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, तो बस ऐसे ही इस तरह से आ जाते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे एक रूम है, फ्लोर या फिर सीलिंग और साइड वॉल जो है, तो इस तरह से दो वहां पर क्या कर दिए, इमेजेस या फिर मिरर लगाए हैं, और कोई ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होगा, तो एंगल वहां पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो हमारे पास है नंबर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ओके, तो 360/θ इज इक्वल टू 4 आ जाएगा।
तो ये 4 है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, n-1। ओके, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बाद में भी देख सकते हैं, या फिर अब जितने भी हमने एंगल्स ले लिए वैसे भी मतलब वो एंगल भी आपको पूछा जा सकता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो कोई भी एंगल रहेगा दो प्लेन मिरर्स के बीच में, तो या तो इन उसका आंसर 360/थीटा का आंसर या तो इवन रहेगा, या तो ऑड रहेगा, या तो फ्रैक्शन में रहेगा, इसके अलावा तो कोई नहीं रहेगा। बराबर है। तो आपको ये पूरा आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लेते हैं। टू प्लेन मिरर्स, टू प्लेन मिरर्स, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, टू ईच अदर at some angle, at some angle. A ray of light is incident, a ray of light is incident on one of them, on one of them at an angle of 35 degree, at an angle of 35 degree, angle कितना है 35 degree. The light after reflection, the light after reflection falls on the second mirror, falls on the second mirror and gets reversed, and gets reversed. The angle between the mirror is, the angle between the mirrors is, बीच में एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दे दिए 70.5 डिग्री, 35 डिग्री, 52.5 डिग्री और ये 70 डिग्री। इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिए, तो आपको यहाँ पर आंसर देखना है क्या आ जाएगा। अब देखो, अब दो प्लेन मिरर्स दे दिए आपको इस तरह से, एक मिरर है और ये कुछ ऐसा है, ये दो प्लेन मिरर्स है और आपको क्या पूछा है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सम एंगल। तो कोई एक एंगल है थीटा, इस एंगल पे इंक्लाइन कर दे दो प्लेन मिरर्स, बस कुछ इस तरह से केस है। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ देम, तो किसी एक मिरर पे लाइट इंसिडेंट कर दिए एट एन एंगल ऑफ 35। तो ये मान लेते हैं ये नॉर्मल रहेगा इसके लिए, ये 35 डिग्री पे उसको क्या कर दिया है, इंसिडेंट कर दिया है। तो ये जो एंगल है वो कितना है, 35 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट। द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल है, कोई यानी अनडैश नॉर्मल। तो क्या बोलता है, द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सेकंड मिरर एंड गेट्स रिवर्स्ड। अब ये सेकंड मिरर पे जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्टेड रे कहां पर जा रहा है, सेकंड मिरर पे, और रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में, वो क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो गेट्स रिवर्स्ड, ये इस तरह से।
तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी कितना बनेगा, 35 डिग्री ही बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट ऐसे जा रही है इस तरह से और इसी डायरेक्शन में वापस आ रही है, उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है, इसका मतलब ये क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल ये कितना बन गया, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तभी तो ये उसी डायरेक्शन में वापस जा रही है, बराबर है। नॉर्मली अगर हम डालते हैं किसी रेस को नॉर्मली किसी दूसरे सरफेस पे तो वहां पर उसी डायरेक्शन में वापस आती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था उसके बारे में। तो ये ऐसे जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में वापस आ रहे, गेट रिवर्सड। तो ये 90 हो गया। अब ये 35 डिग्री है। अब ये अब ये एंगल टोटल कितना रहेगा, यहाँ पर ये नॉर्मल और इसके बीच में ये टोटल एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो ये 90 माइनस 35 तो कितना बनेगा, ये 40 और 50 तो ये 55 बनेगा। तो ये एंगल कितना है 55, ये कितना है 90। ओके, और ये टोटल एंगल कितना होता है ट्रायंगल का, तो 180। तो ये 180 जो है वो थीटा प्लस 90 प्लस 55 डिग्री इस तरह से रहेगा। तो ये थीटा हमें निकालना है। तो थीटा दैट इज इक्वल टू कितना रहेगा, 180 माइनस ये 90 प्लस 55 तो कितना आ जाएगा 145। तो 90 माइनस सॉरी 180 माइनस 145 यहाँ पर कितना आता है, 90 प्लस 55 कितना आ गया 145। तो 180 माइनस 145 तो कितना आ जाएगा 50 60 70 80, तो ये फिर से 35 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ये कितना रहेगा 35 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री, तो ये 35 डिग्री एंगल है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखो उसको नोट भी कर लो। ओके, दूसरा एक लेते हैं इस पे सवाल, समझ में आ गया ये किस तरह से आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से प्लेन मिरर के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं हम यहाँ पर। टू गेट 9 images, to get 9 images of an object, of an object, the angle between the angle between two plane mirror should be, two plane mirror should be, पहला है 60 डिग्री, 36 डिग्री, 50 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो हमें इमेजेस कितने चाहिए, 9 इमेजेस। तो देखो अब अभी जो क्वेश्चंस हमने किया था वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करो और आंसर कितना आता है देखो। तो देखो 360 बाई थीटा यानी इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। तो हम अगर 60 लेते हैं तो ये 60 तो आ जाए तो आंसर आएगा ही नहीं।
क्योंकि 60 में 360/थीटा, तो थीटा कितना आ रहा है वहां पर, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन रहे हैं, तो ये 6, तो ये इवन इंटीजर है, जैसे कि अभी हमने रूल देखा था, तो 6 - 1 तो 5 इमेजेस, तो ये गलत है, हमें 9 इमेजेस चाहिए। अब यहाँ पर हम 36 लेते हैं, मान लेते हैं 36, यहाँ पर सेकंड केस स्टडी करते हैं 36। तो 36 केस में 360/36, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर 10, बराबर है। तो ये 10 क्या है, फिर से इवन इंटीजर है, ये इवन इंटीजर है। अगर ये इवन इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएगा, n-1, तो ये कितना आ जाएगा 10-1, तो 9 इमेजेस। चलो इसमें आंसर आ गया। तो इमेजेस कितने आ रहे हैं, 9 इमेजेस, तो ये आंसर अपना आ जाएगा 36 डिग्री। समझ में आ रहा है। दूसरे केसेस में होती है, इसके बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। ये तो एंगल अब ले रहे कुछ तो 36, 40, 50, 90, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, या फिर फ्रैक्शन वाली जो क्वेश्चंस है। अगर दो मिरर्स इस तरह से पैरेलल रहेंगे, ओके, प्लेन मिरर्स पैरेलल रहेंगे, दो प्लेन मिरर्स, ओके, ये इस तरह से पैरेलल है, दो प्लेन मिरर्स पैरेलल, और उसके बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ओके, तो कितने इमेजेस फॉर्म होते हैं। तो अगर पैरेलल मिरर है कोई दो और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में इनफाइनाइट फॉर्म होते हैं, इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ इन्फिनिटी बोल सकते हैं उसको। तो इन्फिनिटी, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इन्फिनिटी। तो ये भी यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको ये। तो ये पैरेलल है, तो इस केस में कुछ इन्फिनिटी नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बाद में भी क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे हम कुछ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर का जो कंसेप्ट है, ओके, जैसे कि कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, उसमें फिर उससे रिलेटेड मिरर फार्मूला है, मैग्निफिकेशन कंसेप्ट है, उसके रिलेटेड पहले कंसेप्ट लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस उसके रिलेटेड जो शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।